हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हियर इजीली को सब्सक्राइब कर दें और आगे जो बेल का आइकन बना हुआ है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे वीडियो का लाभ ले सकें। दोस्तों, मेरी आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारतीय इतिहास का चैप्टर नंबर 12 कराने जा रहा हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश राज्य का भारत में आर्थिक प्रभाव के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आज शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का चैप्टर नंबर 12, ब्रिटिश राज्य का भारत में आर्थिक प्रभाव। तो दोस्तों, ये कई बिंदुओं में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है पहला है उपनिवेशवाद के विभिन्न चरण। अंग्रेज़ों ने जब भारत को अपना उपनिवेश बनाया तो इसकी विभिन्न प्रकार से शोषण किया। आर.पी. दत्त की रचना आज का भारत का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। दोस्तों, जो आज का भारत जो है ये आज का भारत वो आर.पी. दत्त की रचना है, जो कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का जो भारत की जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी उसका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इसमें अंग्रेज़ों की शोषण प्रवृत्ति के 3 चरणों में विभक्त किया गया है। इसमें पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और तीसरा वित्तीय पूंजीवाद का चरण। दोस्तों, इसमें पहला जो है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, ये चला है 1757 से 1813 ईस्वी। इस चरण में कंपनी ने अपने 3 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। पहला था भारतीय व्यापार पर एकाधिकार, दूसरा था भारतीय सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर सरकारी राजस्व पर कब्जा करना और तीसरा था भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर नियंत्रण। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, यह चला है 1813 से 1858 ईस्वी। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। इस चरण में कंपनी का उद्देश्य भारत को एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना था। साथ ही भारत को एक ऐसे उपनिवेश की भूमिका भी अदा करनी थी जो इंग्लैंड के कारखानों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करता रहे। इस तरह इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारत के बाजारों में बिखेर दी गई हैं, जिसकी प्रतियोगिता में भारतीय वस्तुएं ठहर नहीं सकी। इस तरह भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश हुआ। 1813 ईस्वी के अधिनियम द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार भारत से समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड के सौदागरों के लिए बाजार खोल दिए गए। तीसरा है वित्तीय पूंजीवाद का चरण, यह चला है 1858 से 1947 ईस्वी तक। इंग्लैंड में इस समय तक अत्यधिक पूंजी जमा हो चुकी थी। इंग्लैंड में और अधिक औद्योगिकरण का तात्पर्य था मजदूरों की सौदेबाजी क्षमा में वृद्धि, जिससे उद्योगपतियों के मुनाफे पर प्रभाव पड़ता। ये वो समय था जब मार्क्स तथा एंजल्स का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो गया। अंग्रेज़ों ने भारत में पूंजी निवेश करने का निश्चय किया। भारत पर पकड़ मजबूत बनाने के लिए इन्होंने सार्वजनिक ऋण को माध्यम बनाया। अंग्रेज़ों की सबसे ज़्यादा पूंजी रेलवे के विकास में लगी, जिसका उद्देश्य भारत की प्रगति न होकर साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक लाभ कमाना था। इसके बाद इन्होंने वाणिज्यिक फसलों के विकास में अपनी पूंजी लगाई। इस पूंजी पर भारत सरकार ब्याज और लाभांश इंग्लैंड भेजता था। इस पूंजी पर जो थी भारत सरकार जो थी वो लाभांश और ब्याज जो है इंग्लैंड को भेजती थी। उपनिवेशवाद की अवस्थाएं। पहली है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813 ईस्वी। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1858 ईस्वी और तीसरा है
वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 ईस्वी। दोस्तों ये इसको कंठस्थ कर लीजिएगा जरूर। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश। प्राक्तन ब्रिटिश भारत का हस्तशिल्प उद्योग विकसित अवस्था में था, लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर आकर इस उद्योग का विनाश कर दिया। 1600 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक कंपनी की भारतीय वस्तुएं बाहर ले जाते थे और बदले में सोना चांदी लाते थे। भारतीय वस्तुओं के आधिक्य से घबराकर ब्रिटिश सरकार को ऐसे कानून बनाने पड़े जिससे इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं की बिक्री कम हो जाए। रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने यह शिकायत की थी कि भारतीय कपड़े हमारे घरों में सोने के कमरों में प्रवेश कर गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, रॉबिन्सन क्रूसो नामक उपन्यास के लेखक डेफो ने ये शिकायत की थी। अच्छे से याद कर लीजिए, ये प्रश्न ये जो है परीक्षाओं में बहुत अधिक बार पूछा गया है। इंग्लैंड सरकार ने 1700 या 1720 ईस्वी में एक कानून द्वारा एशिया में बने कपड़ों पर रोक लगा दी। 1760 ईस्वी में एक महिला के पास विदेशी रुमाल होने के कारण उस पर 200 पाउंड जुर्माना लगा। कंपनी के कार्यकर्ता ने भारतीय बुनकरों पर दबाव डालकर कम मूल्य पर कपड़ा तैयार करने के लिए बाध्य किया। दबाव को प्रभावशाली बनाने के लिए कंपनी के कार्यकर्ता बुनकरों को पेशगी रुपए देने की प्रथा प्रारंभ की और उनमें एक शर्त नामा लिखवा लेते थे। इस प्रथा को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इससे अनेकों बुनकर अपना व्यवसाय छोड़कर मजदूरी करने लगे। 18वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। अब इंग्लैंड के कारखानों में निर्मित सस्ती वस्तुएं भारतीय बाजारों में भेज दी गईं। भारत की हाथ की बनी वस्तुएं ठहर न सकीं। परिणामस्वरूप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश हुआ। बहुत से लोग मजदूरी करने लगे। जिनके पास पैसा था खेत खरीद लिया, जो साधन विहीन थे वो कृषि मजदूर बन गए। इस तरह कृषि पर दबाव पड़ा और देश गरीब हो गया। धन निष्कासन का सिद्धांत। धन निष्कासन सिद्धांत का सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन की चर्चा सर्वप्रथम 2 मई 1867 ईस्वी को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में पढ़े गए एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया में किया। धन निष्कासन सिद्धांत को कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया। धन निष्कासन का विरोध करने वाले एमजी रानाडे और आरसी दत्त थे। एमजी रानाडे ने लिखा है कि राष्ट्रीय आय का 1/3 हिस्सा इंग्लैंड जा रहा है, जिसके बदले भारत को कुछ नहीं मिल रहा है। आरसी दत्त के अनुसार भारतीय धन निकासी भारत में जिस तरह से हो रहा है, पूरी दुनिया में इस तरह नहीं हो रहा है, जिसे इन्होंने नासूर की संज्ञा दी। सर सैयद अहमद खान भी धन निष्कासन के सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते थे। कार्ल मार्क्स के अनुसार भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अंग्रेज नागरिक सेल्बन के अनुसार हमारी अर्थव्यवस्था एक स्पंज के समान है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सोख लेती है और फिर टेम्स नदी के किनारे निचोड़ देती है। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष महत्वपूर्ण है। 14 अगस्त 1881 ईस्वी के अंक में इसने अंग्रेजों को चेतावनी स्वरूप लिखा है कि वो यह नहीं जानते हैं कि उनकी शल्य क्रिया से उनका रोगी किस शोचनीय दशा में पहुंच गया है। 1757 से 1947 ईस्वी तक विभिन्न माध्यमों से भारत का धन इंग्लैंड भेजा गया। भारत का सर्वाधिक धन गृह व्यय के रूप में इंग्लैंड गया। दादा भाई नौरोजी ने भारत की निर्धनता, ऋणग्रस्तता, अकाल एवं महामारी, इन सबका एक ही कारण धन निकासी बताया। इसी के आधार पर दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन स्वराज की मांग की।
दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही है। दोस्तों मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।